हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि चाइल्डहुड का इम्पोर्टेंस या बचपन में जो हमारी ज़िंदगी होती है कुछ सालों की, उसका इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में हमारे लिए कितना ज़्यादा होता है आगे चल के। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम चाइल्डहुड से फिर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो अगर मान लो मैं किसी से पूछूं कि तुम्हारा फर्स्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, या फर्स्ट एक्सपीरियंस जो तुमको कॉन्शियसली याद है, किसी ने बताया नहीं हो बट तुमको कॉन्शियसली याद है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली चिल्ड्रेन या को जो है 6-7 के बाद ही कुछ चीज़ें याद हो सकता है कोई कोई चीज़ की विविड मेमोरी रह जाती हो तो वो कॉन्शियसली कुछ कुछ चीज़ें उसमें बता पाते हो, बट मोस्ट ऑफन की 6-7-8 के बाद की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। और बाद में जो एक्सपीरियंस होते हैं 6-7-8 के बाद टीन एज में, फिर एडल्टहुड में, तो वो एक्सपीरियंस को हम क्योंकि समझने लगते हैं, सोचने की सलाहियत हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे हम जो है उस एक्सपीरियंस को मीनिंग दे पाते हैं, उस एक्सपीरियंस को जो है आगे कॉन्शियसनेस में ले जाके उसको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। बचपन में क्या होता है, चाइल्डहुड में पहली बात तो कि फर्स्ट डे फर्स्ट मिनट से जैसे हम बात किए हैं कि एक्सपीरियंस फॉर्म होता रहता है। चाहे बच्चा पैदा होते ही उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसके लिए उसके जो फिगर्स होते हैं, मदर, पियर्स और भी जो आसपास के लोग होते हैं, तो बच्चा सबसे पहले मदर से खुद को रिलेट करता है। तो क्रिस्टोफर बोलास एक हैं काफ़ी प्रोमिनेंट साइको एनालिस्ट, और उनकी राइटिंग एक काफ़ी एक्सेंट्रिक वे में लिखना। क्रिस्टोफर बोलास बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने साइको एनालिटिक के चीज़ों को लिखा है और समझा है। तो वो लिखते हैं मदर चाइल्ड के एक रिलेशनशिप के बारे में। वो अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि मदर इज़ द फर्स्ट अदर हु क्रिएट्स द इल्यूजन इन चिल्ड्रेन। तो बचपन में ही हमको ये शुरू हो जाए, जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमको लगता है कि जो है सारी चीज़ें हमारी अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। तो अच्छा, आगे चल के जो नार्सिसिस्टिक नेचर के लोग होते हैं उनको ऐसा ही लगता है कि उनकी अराउंड चीज़ें रिवॉल्व कर रही है, हालांकि ये एक इल्यूजन होता है। बट बचपन में हम सब ईगोइस्टिक होते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रही है चीज़ें। ये होता क्यों है, ये क्रिएट कौन करवाता है? ये मदर फिगर करवाते हैं हमारे क्रिएट। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको किसी चीज़ की नीड होती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं। हमको भूख लगी है, हमको पेन हो रहा है, हम एंशियस फील कर रहे हैं किसी और के प्रेजेंस में, तो जैसे ही रोना शुरू करते हैं मदर आ जाती है, प्रेजेंट रहती है। तो मदर कहती है नहीं, तुम जो कहोगे वही होगा, तुम्हारे अराउंड सब कुछ चल रहा है। हाँ, तुमको भूख लगी है, लो। तुमको जो है पेन हो रहा है, रुको मैं आ रही हूँ। तुमको खिलौने से खेलना है, हाँ ये रहा तुम्हारा खिलौना। तो इस तरीके का इल्यूजन जो है मदर बार बार क्रिएट करने की कोशिश करती रहती है चाइल्ड के अराउंड की सब कुछ सही चल रहा है। वो अलग चीज़ है कि बाद में फिर किस तरीके से इस इल्यूजन से सेपरेशन होता है, उसमें फिर विनिकॉट और ऑफ कोर्स कोड वगैरह को हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ में आएगा। बट हम अभी चाइल्डहुड के इम्पोर्टेंस की बात पे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अटैचमेंट थ्योरी से शुरू करता हूँ। अटैचमेंट थ्योरी जो है जॉन बॉल्बी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिसने जो है अटैचमेंट थ्योरी दी थी। तो उसने 3 तरह के, शायद सिक्योर, अवॉइडेंट और एंशियस, 3 तरह की अटैचमेंट स्टाइल पे जिक्र किया था। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल यही है कि जॉन बॉल्बी कहते हैं कि जब बच्चा कभी भी कुछ नीड्स होती हैं बच्चे को कभी फील होता है कि कुछ उसको चाहिए, या कभी भी इनसिक्योर फील करता है, तो मदर या अदर पीयर्स जो होते हैं हमेशा खड़े रहते हैं, चीज़ों को हमेशा उसको गोद में उठा लेते हैं, हमेशा उसको फील करवाते हैं कि नहीं, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। तो ये सिक्योर अटैचमेंट धीरे धीरे चाइल्ड के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। इनसिक्योर अटैचमेंट ऐसा नहीं होता। इनसिक्योर अटैचमेंट में कई तरह का अवॉइडेंट, एंशियस और फिर एम्बिवेलेंट भी होता है कि कभी कभी मिल रहा है मदर की तरफ से प्यार, कभी नहीं मिल रहा है, एम्बिवेलेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती है। तो इनसिक्योर अटैचमेंट, तो सिक्योर अटैचमेंट और इनसिक्योर अटैचमेंट। अब ये चीज़ें सिक्योर अटैचमेंट और इनसिक्योर अटैचमेंट की थ्योरी बॉल्बी ने दी थी, मैरी एंसवर्थ ने इस पे काम किया फर्दर। आगे ये चीज़, ये थ्योरी जो है
बचपन के जो अटैचमेंट स्टाइल से पले बड़े होते हैं बच्चे, ये चीज़ रिफ्लेक्ट कहाँ करती है, रोमांटिक रिलेशनशिप में। थ्योरिस्ट का मानना ये है कि जिस तरीके के तुम्हारे अटैचमेंट स्टाइल से तुमको पाला पोसा गया होगा बचपन में, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी आगे जाके रोमांटिक रिलेशनशिप में। जैसे सिक्योर अटैचमेंट अगर इधर रहा होगा तो सिक्योर अटैचमेंट तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप में भी दिखेगा। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फैक्टर्स उन टाइम पीरियड के बीच में से जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट अगर सब कुछ सही रहा, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करेंगी। अटैचमेंट थ्योरी यही है। तो बचपन की जितनी भी सिक्योर अटैचमेंट है, इनसिक्योर अटैचमेंट, अगर इनसिक्योर रहा, अवॉइडेंट रहा, किसी ने जो है पूछा नहीं, रो रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, कोई केयर गिवर नहीं, बहुत देर से केयर गिवर आ रहा है, तो हम भी आगे चल के रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज़ को अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में। तो ये जो है बेसिकली अटैचमेंट थ्योरी थी। अब इसी तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल। अब पेरेंटिंग स्टाइल बचपन में किस तरह की होती है, जैसे एक ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि पेरेंट्स जो है हमेशा बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे कि मैं जो कहूँगा वो, बच्चा रो रहा है, अगर बचपन में बच्चा रो रहा होता है तो तब भी जो है चिल्ला के रो मत, बच्चा चुप हो गया, डर के चुप हो गया बच्चा। बट वेयर डज दैट इमोशन गो? दैट इमोशंस नेवर फेड, दैट इमोशंस नेवर सब्लाइम्ड, दैट इमोशंस ऑलवेज सप्रेस इन योर सबकॉन्शियस। तो वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाती, वो चीज़ बिल्कुल हट जाती, बट वो नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस आगे जाके बैठ जाता है माइंड में। अच्छा, इस वक्त तुमको कोई डांटे, तुमको कोई बोले तो तुम रेशनलाइज कर लोगे, किसी तरीके से कुछ करके जो है थोड़ा उसको ऑल गुड फील कर सकते हो। बट बचपन में तो ऐसा नहीं है ना। बचपन में तुम्हारे पास तुम्हारा कॉन्शियस डेवलप्ड ही नहीं होता है, जो कुछ है सब कॉन्शियस ही है, अनकॉन्शियस ही है। कॉन्शियसली तुम भाई खेलने कूदने की एक्टिविटी कर सकते हो, हाथ पैर मार सकते हो, बट सब कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा, बचपन का एक और चीज़ है कि वो अर्ली पीरियड डेवलपमेंट होता है, तो जो चीज़ें बैठ गई वो उतनी आसानी से फिर वहाँ से निकल सकती हैं। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल इस तरीके की हो गई, बच्चे को बार बार जो है टोका जा रहा है, बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है और बच्चे देख रहा है खेल रहे हैं, बट नहीं, पेरेंट्स बोल रहे हैं तुमको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम वो ख़राब बच्चे हैं, तुम उनके साथ रह के ख़राब बन जाओगे। तो ये प्रॉब्लम है कि अब ये बच्चा क्या कर रहा है, बाहर से देख रहा है, सब कुछ वो परसीव कर पा रहा है कि वो लोग खेल रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो उसके अंदर ही अंदर एक सबकॉन्शियस में कॉन्टेम्प्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो 2-3 पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं आगे जाके इसकी निगेटिव चीज़ें, जिसमें बच्चा या तो बिल्कुल अपने सब इमोशंस को सप्रेस कर लेगा, बाहर निकलने ही नहीं देगा, बिल्कुल एकदम जो है उसके लिए जो है इमोशंस को शो करना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल चीज़ ये हो सकती है कि वो पेरेंट्स के अगेन कंटेम्प्ट क्रिएट कर ले बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स से जो है अपने एक तरीके से नफरत करना शुरू कर दे। और तीसरी पॉसिबल चीज़ ये भी हो सकती है कि बच्चा जैसे ये कि जैसे जैसे उनको कंट्रोल करेंगे पेरेंट्स, बच्चों को कंट्रोल करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे कि बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। जब एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, तो फिर आगे जो है उनकी नॉर्मल ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। तो ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब एक बिल्कुल ही जो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है कि जो भी बच्चा कह रहा है नो बोलना ही नहीं है। तो अगेन इट वुड बिकम ए प्रॉब्लम कि जो भी बच्चा कह रहा है कोई बात नहीं, हाँ तुमको ये चाहिए, लो मैं ला के दे दिया, तुमको यहाँ जाना है तुम जाओ, तुमको ये करना है तुम ये लो। तो फिर बच्चा जो है बिल्कुल अपनी एक लिमिट नहीं समझ पाता है, जो भी चीज़ तुम चाहोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तो बच्चा फिर धीरे धीरे इस तरीके से अपनी लिमिट बिल्कुल ही नहीं सेट कर पाता है, और आगे चल के कभी कभी उसके बिहेवियर में ये चीज़ें शो होती हैं, जिसको फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में जो है माना जाता है। हालांकि इनअप्रोप्रिएट उस वे में नहीं जिस तरह से सोसाइटी देखती है, बट
ओवरऑल उसके लिए भी इनएप्रोप्रिएट होगा। वो खुद उस चीज़ से परेशान रहेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट क्योंकि उसके माइंड में सबकॉन्शियसली ये चीज़ बैठी हुई है तो वो बार बार वही चीज़ रिपीट करेगा। और उसके बाद फिर उसी तरीके से एक नेग्लेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। अब नेग्लेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल में ये है कि बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आजकल ये बहुत ही कॉमन है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत वही अचीवमेंट सोसाइटी वाली बात, हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। पहले क्या होता था, लोगों के पास काम नहीं रहता था। अच्छा, जितना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई हैं, आयरनिकली उतना ज़्यादा काम भी बढ़ गया। तो अब पेरेंट्स अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तो अब बच्चा है, कभी कभी रो रहा है, कुछ कर रहा है, तो पेरेंट्स बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आ रहा है, बार बार पीठ ठोक के बोल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बिल्कुल मतलब ये भी नहीं कि एक रिस्पॉन्स दे दें। अब कब रिस्पॉन्स देंगे, जब बच्चा कुछ बुरा करेगा, कुछ गलत करेगा, कुछ सामान तोड़ेगा, कुछ ये करेगा, तो उस वक्त जो है एक रिस्पॉन्स मिलेगा। किसके फॉर्म में? पनिशमेंट के फॉर्म में। तो बच्चे को रिस्पॉन्स चाहिए, बच्चा क्या करेगा बाद में? फिर से वही काम करेगा, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स चाहिए, चाहे पनिशमेंट हो चाहे कुछ भी हो, उसको रिस्पॉन्स चाहिए भाई। तो वो करेगा भाई। वो एक सामान तोड़ेगा, तुम उसको पनिशमेंट दोगे, वो दूसरा सामान तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा देख रहा है इसी में मुझको रिस्पॉन्स मिल रहा है और बाकी चीज़ों में तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ ये चीज़? तो ये नेगलेक्ट। तो इसी तीनों चारों चीज़ का इंटरमिक्स करके एक नॉर्मल ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कही गई है कि जिसमें थोड़ा सा परमिशन भी देना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना चाहिए। हालांकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज़ द आइडियल, बट ये कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑथोरिटेटिव मैं नाम नहीं दूंगा, मैं बस ये कहूँगा कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों को, बच्चों को कभी फ्रीडम देनी चाहिए, कब जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो वो अपनी समझ से, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से उन चीज़ों को जो है समझ के एक बैलेंस लेवल पे जो है लाया जा सकता है। तो और भी चीज़ें, अब ये पेरेंट अटैचमेंट स्टाइल हो गई, पेरेंटिंग स्टाइल हो गई। तो स्टार्टिंग में तो बच्चे का इनिशियल स्टेज जो है वो प्राइमरी केयर गिवर्स ही होते हैं ना, प्राइमरी केयर गिवर्स। उसके बाद फिर थोड़ा सा, अगर इंडियन फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रह रहे हैं, तो आगे जो है बहुत सारे पीयर्स होते हैं जो कि बच्चों को जो है देखते हैं और उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करें, वो किस तरीके से जो है बच्चों को एक बैलेंस लेवल पे लाने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चों की जो है उनका बिहेवियर बच्चों के टूवर्ड्स ऐसा हो जिससे कि बाद में जाके वो इफेक्ट ना हो उनके बिहेवियर की वजह से। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। अब कभी कभी हमारे इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है, खासकर इंडियन पेरेंट्स को बात कर रहे हैं, कि इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे को हम अच्छे से रखें हैं, बच्चे को हम कंट्रोल करके रखे हैं, बच्चा हमारा सबसे अच्छा है सोसाइटी में, कुछ नहीं कर रहा है। बट इंडियन पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि बच्चे को हम कब तक कंट्रोल करके रखेंगे इस तरीके से। इंडियन पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि एक लेवल ऑफ सेपरेशन की इंतहा होती है। यही बच्चा आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा तो। बाकी इसी तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल और अटैचमेंट स्टाइल के बाद और भी चीज़ें, जैसे फादर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे की लाइफ में, वो चीज़ को जो है फादर, इंडियन फादर्स खासकर जो है ज़्यादा इमोशनली बच्चों से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हालांकि आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अभी पिछले 1-2 साल से 3 साल से जब अपने गांव जा रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि आजकल के जो फादर्स हैं वो काफ़ी बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे अवेलेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स गुड आई थिंक। बट ऐसा ज़्यादातर केसेस में पहले नहीं होता था, या अभी भी जो है उतना लेवल तक नहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो फादर्स हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझते हैं कि मुझे बच्चों को पैसे कमा के देना है, वो उसके बाद प्यार वगैरह देना तो वो माँ का काम है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप इमोशनल जब तक बच्चों से टच पैदा नहीं करेंगे तो बच्चा एक अंदर से आपके लिए कुछ वो इमोशनल टच खुद से ला नहीं पाएगा। आप पैसा दे रहे हैं, आप केयर गिवर हैं, आप सब कुछ हैं, वो चीज़ अप्रिशिएबल है, बट
यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चा वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। तो बच्चे को एक इमोशनल लेवल के अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, इमोशनल लेवल पे एक अटैचमेंट होना चाहिए आपका। तो ये इंडियन फादर्स को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बच्चों को जो है बच्चों से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होया जा सके। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक बच्चा है जिसको किसी बहुत ही छोटी चीज़ से डर लगता है, जैसे बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, जिससे उसको डर लगने लगा। वो जाके अंदर, कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों को फियर फैक्टर होता है बारिश से, वो जाके अंदर रूम में बंद होके कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, तो पैनिक कर जाते हैं बारिश होने, तो उनके अंदर एक फियर फैक्टर होता है। केवल बारिश तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे बच्चों को होता है। तो उनके खिलाफ फिर जो है अदर बच्चे जो घर में होते हैं उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको बुली करने, मतलब काइंड ऑफ बुली करना शुरू कर देंगे। और जो पीयर्स भी होते हैं वो भी जो है इन बच्चों को समझाने के अलावा उनको, उस बच्चे को बोलेंगे कि अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुमको समझ में नहीं आता, ये कुछ नहीं है। अरे तुमको समझ में आ रहा है ये कुछ नहीं है, उसके लिए वो प्रॉब्लम है। तो आप दूसरे बच्चों को समझाओ कि उसको जो है छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उसको अपने आप में रहने दें, उसको बुली ना करें। वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, आगे चल के बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो जाएगा। तो ये इस केस में मैं देखता हूँ कि मदर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मदर कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो एज मच एज आई हैव सीन कि मदर ट्राई करती हैं, बच्चे को इमोशंस को समझती हैं कि बच्चा क्या, किस वजह से जो है इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा है इन सिचुएशंस में, बट वो कॉन्शियसली बच्चे को जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि और लोग फिर मदर के खिलाफ इमेज बनाना शुरू कर देंगे कि अरे मदर ही अपने बच्चे को बिगाड़ रही है, मदर ही अपने बच्चे को कर रही है। तो ये इंडियन फैमिली में खास कर मैं बात बता रहा हूँ, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम ये सब चीज़ों पे आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो और भी चीज़ें हैं जिसको मैं आगे धीरे धीरे करके, चाइल्डहुड पे बात होती रहेगी तो मैं डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो लगभग 19-20 मिनट की हो चुकी है और प्रॉपर जो मेरे को रिव्यू मिल रहा है 2 वीडियो बनाने के बाद लोगों से, तो वो यही है कि तुम्हारी वीडियोस बहुत लंबी होती है, कोई नहीं देखेगा। पहली बात ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को शॉर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि कोई चीज़ अगर 15 मिनट से 20 मिनट में ही कही जा सकती है तो उसको कैसे शॉर्ट किया जाए। तो सजेशन ये है कि पार्ट वाइज बना दिया जाए, बट आई थिंक वही पार्ट वाइज क्रिएट करने डालने में, खैर मैं आगे इस चीज़ पे कोशिश करूँगा कि वीडियो को कैसे शॉर्ट किया जाए, बट मैं बहुत ज़्यादा, मेरी वीडियो शॉर्ट कभी नहीं होंगी, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो होंगी कम से कम, क्योंकि ऐसे कंटेंट हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा डिटेल में बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है फिर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर मैं वही एक एज ए नॉर्मल यूट्यूबर जो होते हैं 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बना के कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, कुछ भी बोल देना जो किसी को समझ में नहीं आया, बस स्टिमुलेट कर दिया हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो उस तरीके से मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, और आई डोंट थिंक कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, बट मैं थोड़ा सा इस चैनल को शुरू करने का मकसद ये भी है कि अपने थॉट्स को थोड़ा बाहर ला सकें, और फिर धीरे धीरे करके देखते हैं किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, फिर आगे इस चीज़ पे वर्क कर सकें। तो मैं आज चाइल्डहुड पे बात किया, फिर आगे किसी और चीज़ पे बात करेंगे। चाइल्डहुड की बार बार बात आती रहेगी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो चाइल्डहुड का इम्पोर्टेंस आप लोग समझिए, आप लोग जो है प्रोपोगेट कीजिए लोगों में। एक बच्चे को किस तरह से परवरिश करनी है उसका एक बैलेंस तरीका होता है, ना कि उसको कभी जो है बिल्कुल अटेंशन ही ना दे के, कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन दे के। बहुत तरीके से लोग पेरेंटिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा सोसाइटी में भी क्रिटिसिज्म मिलता है, तो कभी कभी पेरेंट्स अच्छे से करना चाहते भी हैं पेरेंटिंग, तो फिर भी सोसाइटी की वजह से वो जो है सोसाइटी के ही तौर तरीके पे पेरेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी आपसे बोला ना कि फादर वाली चीज़, मैंने देखा कि फादर थोड़ा अटैच हो रहे हैं बच्चों से इमोशनली, तो मैंने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सुना लोगों का। लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल ये एक नया ट्रेंड निकला है, सो कॉल्ड ट्रेंड की वो बात करते हैं कि
फादर अपने बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ख़राब लग रहा है, खासकर जो बड़े बूढ़े लोग हैं गांव में, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजर रही है ये चीज़ें कि ये तो हमारे ज़माने में होती नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, जिस वजह से और ज़्यादा पेरेंट्स फिर इस चीज़ को बाहर अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको सोसाइटी की वैलिडेशन से ज़्यादा आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए। तो आपको सब्जेक्टिव लेवल पे आप एनालाइज कीजिए, किस तरीके से बच्चे को सही पेरेंटिंग दी जा सकती है, उसको एक बैलेंस वे में करने की कोशिश कीजिए, ना कि सोसाइटी की बातों को सुनकर बच्चों को और ज़्यादा प्रॉब्लम में लाते रहें। So thank you to everyone. Thank you for being listening. Thank you.